हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बात कर ली थी। सारे एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी। अब हम एल्कीन की स्टेबिलिटी के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन इफेक्ट डालती है और किस तरीके से क्वेश्चन इजी होते हैं। लेक्चर 4 में हम ये बात करेंगे। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है, नेशन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक हीट रिलीज होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? अभी हम बताएंगे किस तरह से होता है। ये 11th में हम इसको पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत। देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बच्चों इसको आपको अंडरलाइन करना है, रिलीज्ड when 1 mole of organic compound is completely hydrogenated in the presence of nickel, palladium और platinum। ये तीनों लोग कौन है? ये हाइड्रोजन देते हैं, H देने वाले। तो हाइड्रोजन देंगे ये। तो जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसको बुलाएंगे? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम को। क्लियर? हाइड्रोजन देने के लिए ये तीनों लोग काम आएंगे, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं, ये ध्यान रखिए। प्लेटिनम बहुत महंगा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं HOH। इसको शॉर्ट में अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या बोलेंगे? HOH। HOH किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। HOH फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल देन HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्लियर? यानी कि जो जितना अनस्टेबल एल्कीन होगा वो उसका HOH उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? क्वेश्चन से समझते हैं क्या हो रहा होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में ये एक एल्कीन है, इस पर हाइड्रोजन आके जुड़ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं हाइड्रोजन आके। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ आए, यहाँ हाइड्रोजन आए तो ये इसको एल्केन में कन्वर्ट किया और यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर? यहाँ पर H2 है 1 मोल, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एनर्जी लिख रही 57.2। क्लियर? तो HOH की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है। कहने का मतलब है पहले तो वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और दूसरी कहानी किस पे डिपेंड करेगी? कि कितने कंपाउंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? एनर्जी इज 1 अपॉन स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों में से HOH किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है। क्लियर? ये कहानी थोड़ी सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कितने पाई है बच्चों? 1 पाई। इधर कितने? 2 पाई और 3 पाई। तो जैसा अभी अपन ने समझा था, तो किसका ज़्यादा होगा? जिसके अंदर पाई ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी बच्चों? मैं बात कर रहा हूँ HOH किसकी ज़्यादा होगी? HOH किसकी ज़्यादा होगी? इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? C। इसके बाद आ जाएगा B, इसके बाद कौन आ जाएगा? A। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ पाई 1 पाई, इधर भी 1 पाई, इधर भी 1 पाई। क्लियर? ये सवाल कुछ जाना पहचाना है। मैंने स्टेबिलिटी बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि जैम होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, कैसे क्या देखते हैं उनमें। तो अगर आपको याद हो तो इन चारों एल्कीन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? जैम, जिसमें 2 ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हों सेम। उसके बाद आता है बच्चों आपका ट्रांस, उसके बाद आता है सिस, और उसके बाद आता है आपका ब्यूट
1 इन। तो बच्चों ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी। तो दूसरा पॉइंट पे गौर कीजिए कि जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। ओके, तो HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका HOH का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका ब्यूट 1 इन, उसके बाद आएगा सिस, उसके बाद आएगा आपका ट्रांस, उसके बाद आएगा आपका जैम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। हमने पिछले टर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था एल्कीन का। एल्कीन में जैम, ट्रांस, सिस और ब्यूट बनी, तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1। तो जैम ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ये 1 डिग्री कार्ब एनाइन लाइक, ये 2 डिग्री कार्ब एनाइन लाइक, याद आया? तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी HOH इसकी इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अगला क्वेश्चन, हम HOH से पहले स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो अपन मैं पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना चाहता हूँ इसका। स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी में मैं बात करूँ नंबर ऑफ अल्फा एच से निकालेंगे। ये रहे एच, इसके अल्फा एच आएंगे बच्चों 4 और इसके अल्फा एच कितना आएंगे 2। तो विच इज़ मोर स्टेबल? B इज़ मोर स्टेबल देन A। तो HOH इसका विपरीत यानी कि इनवर्स हो जाएगा। HOH क्या हो जाएगा बच्चों? A इज़ ग्रेटर देन B। क्लियर? नेक्स्ट, अल्फा एच इसके अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3, 6, 8 और 10। इसके अंदर अल्फा एच हो गए बच्चों 10। इसके अंदर अल्फा एच कितने हो गए? यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हो गए? 4 और 5। इधर अल्फा एच कितने हो गए? 4। तो स्टेबिलिटी सिंपल सा क्या आ जाएगा ऑर्डर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा बच्चों A, B और C। तो HOH ऑर्डर क्या आ जाएगा? CBA। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले स्टेबिलिटी निकालनी है और फिर ये करना है। और जोश में कभी भी ये नहीं कि स्टेबिलिटी आंसर निकाला, एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक यही होती है, और पर HOH की जगह स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देते हैं। काफ़ी महान लोग ये करते हैं, ठीक है, हमें नहीं करना है। पर अगला सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल दिख रहा है। खतरनाक सवाल दिखे, सबसे पहले देख लो कि पाई बॉन्ड सब में बराबर है, तो इसका मतलब कहानी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी पर। क्लियर? स्टेबिलिटी देख, यहाँ पे 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई खत्म। ठीक है, अब बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, कर लेते हैं भाई। यहाँ देखो अल्फा एच कितने हो गए? 6, अल्फा एच 6। ठीक है, अल्फा एच 6, ये तो जाना पहचाना है ना, अभी तो ने किया था थोड़ी देर पहले। ये कौन है आपका? जैम। ये कौन है? सिस। ये कौन है? ट्रांस। आपको सिस और ट्रांस के बारे में तो वंस अपॉन ए टाइम 11th में पढ़ा होगा। 2 आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिस, और 2 आइडेंटिकल ग्रुप अगर विपरीत है या एंटी हैं तो उनको बोलेंगे ट्रांस। क्लियर? इसकी क्या कहानी है भाई? इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा एच कितने हो गए? 3, 6, 7, 8, 9। अल्फा एच हो गए 9। ओहो। और इसके अंदर कितने अल्फा एच हो गए? 0, 2, 1 और 1। तो अल्फा एच हो गया 4। तो बच्चों सबसे खराब कौन? बच्चों इसमें सबसे खराब कौन, जरा बताइए। तो इसमें जो सबसे खराब है वो होगा आपका E। स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? वो होगा D, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर? D के बाद कौन आएगा बच्चों? जैम आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ट्रांस आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सिस आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? E। अल्फा एच इनके नीचे मैं लिखता जाता हूँ 9, 6 और 6। ये कहानी तो हमने पढ़ी थी। और ई में कितने हैं बच्चों? 4।
क्लियर। तो HOH क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स, तो E सबसे ज़्यादा, इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद A, और सबसे खराब कौन, T। क्लियर। ये इजी से इजी एग्जाम्पल लिया है, और ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तो वहाँ पे दिमाग अपने को दौड़ाना ही पड़ेगा। क्लियर। इसमें एक और ऑप्शन डाल देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाए। बेंजीन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ई। हमें बताना है भाई HOH का ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें पाई बॉन्ड काउंट करो, सिंगल पाई, डबल पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई, इसमें कितने 2 पाई, इसमें कितने 3 पाई। तो एक कहानी तो क्लियर है कि 3 पाई वाले की HOH ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, 2 पाई और 1 पाई की तुलना में। तो पहला जो कंपटीशन है वो बच्चों किसके बीच में, C और E के बीच में। देखो इधर हो रहा है रेजोनेंस, तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं होगा। प्योर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो इसके अंदर जो HOH है वो कम लगेगी C की तुलना में, क्योंकि C में देखो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अगर एक बॉन्ड X खाएगा तो 3 बॉन्ड कितने खाएंगे, 3X। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे 3X माइनस समथिंग 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 चलेगा। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी होगी, वो होगी बच्चों C की। उसके बाद कौन आएगा बच्चों, E आएगा। क्लियर। अब 2 पाई 2 पाई में इधर रेजो, इधर कोई रेजो नहीं, तो फिर किसकी आ जाएगी बच्चों, B की। फिर किसकी आ जाएगी, D की। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, A। इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ, घबराना नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड इधर, आप कहोगे सर इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबल की मैं बात करता हूँ तो पहले देखो इसमें रेजोनेंस दिख रहा है तुम्हें, इधर नो रेजोनेंस। ओके, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी। पहली बात तो ये, तो अगर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा तो HOH किसकी ज़्यादा, 1 और 2 नाम दे दो इसको। तो 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2, सॉरी 1 की HOH किससे ज़्यादा हो जाएगी, 2 से। क्लियर। अब अगला सवाल है, आपको मेरी राइटिंग अच्छी लग रही होगी, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, है ना, ताकि आपको नोट्स अच्छे से मिल पाए। क्लियर। अगले लेक्चर में और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा, बेंजीन थोड़ा सही नहीं बन रहा है, वो और अच्छे से बनाऊंगा मैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ कंबशन। वंस अपॉन ए टाइम इन 9th क्लास, वंस अपॉन ए टाइम इन 9th क्लास हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि कंबशन की एक इक्वेशन लिखते थे, रटते थे, ये वो कार्बन जलाते थे, CO2 बनाते थे, वो जो भी है आपको पता है। अब मेरा क्या रोल है इसमें, कंबशन के बारे में आपको जानकारी बताना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी जब कोई चीज़ जलेगी तो एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड ऑल हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू H2O। ठीक है, ये तो पता ही था हमें। इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के बारे में ये जानकारी हो गई। अब हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करती है, हीट ऑफ कंबशन सबसे पहले डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पे। यानी कि किसी के पास ये कार्बन है, किसी के पास 2 कार्बन है, तो कंबशन किसका ज़्यादा होगा, 2 वाले का। सिंपल सी बात है। अगर कार्बन इक्वल है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सेम कहानी है।
क्लियर। पहला सवाल देखिए, हाँ मेरे को पता है आपको लग रहा हो कितना सिस्टमेटिक लिखा है, थैंक यू। 1 2 3 4 5, इधर कितने कार्बन है 5 कार्बन, इधर कितने हैं बच्चों 4 कार्बन, इधर कितने हैं 3 कार्बन। तो भाई HOC का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 और 3। क्लियर। इधर कितने कार्बन है 4 कार्बन, इधर कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर कितने हैं 5 कार्बन। कैसे, ये स्पाइरो कंपाउंड है बच्चों, जो एक पॉइंट से जुड़े होते घड़ी जैसा। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी 6 कार्बन वाले की, उसके बाद हो जाएगी 5 कार्बन वाले की, उसके बाद हो जाएगी 4 कार्बन वाले की। ये तो बहुत ही अति आसान सवाल है। इसमें ये सबसे बड़ा दिख रहा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं 1, इसको नाम 2, इसको नाम 3। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बच्चों 1, उसके बाद कौन हो जाएगा 2, उसके बाद कौन हो जाएगा 3, क्योंकि इसके बाद कितने कार्बन है 5 कार्बन, इसके बाद कितने कार्बन है 6 कार्बन, इसके बाद कितने 6 7 8 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक कहानी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला प्रश्न, ये आपके सवाल हमें कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको स्टेबिलिटी बतानी है इसकी। सबसे पहले स्टेबिलिटी वापस बताते हैं। स्टेबिलिटी में सबसे पहले आएगा बच्चों जैम, उसके बाद कौन आएगा ट्रांस, उसके बाद कौन आएगा सिस, और उसके बाद कौन आएगा ब्यूट 1 इन। इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। हमेशा ध्यान रखिए कंपैरिजन सेम का ही होगा, ठीक है, हाथी और चूहे का कंपैरिजन कभी नहीं करना है। तो इसमें HOC का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो HOC का ऑर्डर है आपका ये हो जाएगा वाइस वर्सा, यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा ब्यूट 1 इन, उसके बाद आ जाएगा आपका सिस, उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रांस, एवं उसके बाद आ जाएगा जैम। एक और चीज़ जिसमें आपकी थोड़ी देर पहले सांसें फूली थी, वो देखिए, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इक्वल, मतलब सेम, देन आइसोलेटेड एल्कीन हैज़ मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जो अपन ने पढ़ा था, आइसोलेटेड क्या होती है भाई, जिसमें दोनों बॉन्ड दूर दूर हों, इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेटेड। लिख देता हूँ, है ना, ये जो एल्कीन है जिसमें डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। और ये कौन है, ये आइसोलेटेड। क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये लाइन और स्टेटमेंट याद रख लेना, कहानी खत्म। इससे किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। क्लियर।